जापान ने दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट को दोबारा से स्टार्ट कर दिया है। यह न्यूक्लियर पावर प्लांट 2011 में जापान के द्वारा बंद कर दिया गया था एक एक्सीडेंट के बाद। तो आज बात करेंगे इस लेक्चर में वो पावर प्लांट कौन सा है और क्यों उसको दोबारा से स्टार्ट किया गया और क्यों उसको बंद किया गया था। क्या क्या जापान की न्यूक्लियर रिएक्टर पॉलिसीज रही है और इतना बड़ा एक्शन क्यों लिया गया है जापान के द्वारा। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर का, देखते हैं क्या खास है आज के लेक्चर में। तो दोस्तों न्यूज पूरी इंटरनेशनल मीडिया में इसलिए फैल चुकी है क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट है काशीवाज़ाकी, जिसे 2011 में बंद कर दिया गया था, लेकिन अभी 21 जनवरी को यानी कि कल के ही दिन 21 जनवरी को यानी कल के ही दिन इसको दोबारा से स्टार्ट किया गया है। काशीवाज़ाकी न्यूक्लियर पावर प्लांट को जो कंपनी ऑपरेट करती थी उसका नाम था टेप्को, यानी कि टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी, टोक्यो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक पावर कंपनी। याद रखिएगा, मैं बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा यहां पे लॉजिक क्या है। तो काशीवाज़ाकी को कौन सी कंपनी रेगुलेट करती थी? तो टेप्को कंपनी रेगुलेट करती थी। और यही टेप्को कंपनी एक और पावर प्लांट को ऑपरेट करती थी जिसका नाम था फुकुशिमा। फुकुशिमा में एक दाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट था। याद रखिएगा, DAIIDAIICHI, दाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट हुआ करता था फुकुशिमा में। तो एक एक्सीडेंट होता है 2011 में फुकुशिमा के दाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट में और कई हजार लोगों की मृत्यु हो जाती है। अब चूंकि फुकुशिमा के दाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट को कौन सी कंपनी, टेप्को, टेप्को जो है रेगुलेट करती थी, टेप्को कंट्रोल करती थी, टेप्को चलाती थी। और यही टेप्को जो है ये काशीवाज़ाकी को भी चलाती थी। तो लोगों का गुस्सा बहुत ज्यादा भड़का टेप्को के ऊपर। तो टेप्को ने अपने इस पावर प्लांट को फुकुशिमा डिजास्टर के बाद जो दाइची पावर प्लांट है इसको बंद करने का फैसला लिया। लेकिन लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा भड़का हुआ था कि सरकार ने भी क्या किया, जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट थे जापान में सभी को बंद कर दिया 2011 में, जिसमें काशीवाज़ाकी भी था। और काशीवाज़ाकी दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट आपको दिखाई देगा। क्लियर पॉइंट बच्चों। अब चूंकि जापान की इकोनॉमी एक बहुत डेवलप्ड इकोनॉमी है, तो वहां पे न्यूक्लियर पावर प्लांट से जितनी भी बिजली बनती थी वो एक ही झटके में बंद हो गई। तो जापान को इंपोर्ट करना पड़ा। अब जापान न्यूक्लियर पावर प्लांट थोड़ी इंपोर्ट करेगा, वो तो यहाँ पे कुछ कर ही नहीं सकता उसका। तो जापान ने फ्यूल इंपोर्ट करने शुरू किए, जैसे कोयला इंपोर्ट करना शुरू किया, कोयले के बाद ऑयल इंपोर्ट करना शुरू किया, गैस इंपोर्ट करना शुरू किया, और उनकी मदद से जापान ने यहाँ पे बिजली बनाना शुरू कर दिया। अब ये वो ईंधन है जो कि कार्बन बहुत ज्यादा रिलीज करते हैं। तो कार्बन एमिशन के मामले में जापान 5वें रैंक पर पहुंच गया। अब जापान चूंकि एक रिस्पॉन्सिबल देश है, चूंकि एक रिस्पॉन्सिबल नेशन है, उसने ये कहा कि नहीं यार, मैं कार्बन को एमिट होने से रोकूंगा। इस वजह से उसने कुछ अपने सामने लक्ष्य रखे। उन लक्ष्यों के बारे में आगे बढ़ेंगे और उन्हीं लक्ष्यों को पूरा करने की जरूरत थी काशीवाज़ाकी न्यूक्लियर पावर प्लांट को स्टार्ट करवाना। अब ये स्टार्ट तो हो गया, लेकिन इसके खिलाफ लोग बहुत ज्यादा भड़क गए कि यार इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, तो इस तरीके का एक्सीडेंट दोबारा फ्यूचर में ना हो पाए, इस चीज की श्योरिटी लोगों को नहीं है। इस वजह से लोग काफी ज्यादा भड़के हुए आपको नजर यहां पर आएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए, बहुत ज्यादा लोगों का कंसर्न सेफ्टी को लेकर के उभर के सामने आ रहा है। अब आप देखोगे काशीवाज़ाकी जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसकी कुछ कैपेसिटी के बारे में देख लेते हैं। इसकी जो कैपेसिटी है 7,965 मेगावाट की, 7,965 मेगावाट की आपको इसकी कैपेसिटी दिखाई देगी। एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो निगाटा परफेक्चर कहां पे है? तो जापान सी कोस्ट पे है। जापान का जो सी है, समुद्र है, उसके कोस्ट पे किनारे पे आपको दिखाई देगा। इसको टेप्को जो है ऑपरेट करती है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। और आप देखोगे टेप्को जो है इसके 7 रिएक्टर्स हैं। 7 रिएक्टर्स है। 7 रिएक्टर्स का मतलब क्या होता है? 7 प्लांट्स कह सकते हो एक तरीके से, 7 मशीनें कह लो, जो समझदारी, छोटी सी समझदारी के लिए, आसान भाषा में समझने के लिए। और एक रिएक्टर है इतना बिजली बना देता है कि तकरीबन भारत के 4-5 जिलों में पूरी हो जाएगी, इतनी बिजली बनाई जाती है। तो सोचिए 7 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर यहाँ पे थे जो काशीवाज़ाकी में लगे हुए थे और सभी को बंद कर दिया गया। तो अभी देखिए, जो सप्लाई जो है इलेक्ट्रिसिटी की, ये टोक्यो रीजन में पूरा का पूरा इस काशीवाज़ाकी की, मैक्सिमम काशीवाज़ाकी की बदौलत आता था, क्योंकि 7 रिएक्टर्स थे भाई साहब, 7 रिएक्टर्स।
अभी देखिए, अब इनको बंद इसलिए किया गया क्योंकि 2011 में एक एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट कहां पे हुआ था भाई साहब? तो जो फुकुशिमा में दाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट था, फुकुशिमा में दाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट था, वहां पे हुआ था, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। इसके 3 न्यूक्लियर रिएक्टर्स पिघल गए थे। देखिए, भूकंप आया, है ना, भूकंप आया तो जो कूलिंग इफेक्ट वाली जो चीजें थी ना, कूल करने वाले न्यूक्लियर रिएक्टर्स को, वो फेल हो गया। कूलिंग फेल हो गई। कूलिंग फेल हो जाने की वजह से न्यूक्लियर रिएक्टर्स बहुत ज्यादा हीट हो गए और ब्लास्ट कर गए, पिघल गए। तो आप देखोगे 3 जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं वो मेल्ट डाउन हो गए। इसकी वजह से बहुत ज्यादा रेडिएशंस बाहर निकली और लोगों की मृत्यु हो गई। इसी तरीके का एक और एक्सीडेंट हमने देखा था 1986 में। कब? चार्नोबिल, यूक्रेन में। और उसके बाद ये इतना बड़ा एक्सीडेंट 2011 में हुआ था। तो सोचने वाली बात थी, लोग बहुत घबरा चुके थे और यहाँ पे लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया सरकार के ही खिलाफ, और सरकार ने दबाव में आकर के जापान के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर रिएक्टर्स थे सभी को बंद करवा दिया था। नेशन वाइज प्रोटेस्ट शुरू हो चुके थे। नेशन वाइज प्रोटेस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। और अभी आप लोग देखोगे दोबारा से प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है क्योंकि ये प्लांट को दोबारा से स्टार्ट किया जा रहा है। तो जापान की बात करें, जापान क्यों स्टार्ट करना चाहता है, मैं आपको पहले भी काफी बता चुका हूं। जापान चाहता है कि ग्रीन एनर्जी का प्रोडक्शन करे, यानी कि अब जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी बनाए या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का इस्तेमाल करे इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, क्योंकि ये पॉल्यूशन बहुत ज्यादा कम करते हैं। यूं समझ लीजिए तकरीबन तकरीबन जीरो प्रदूषण होता है अगर हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के इस्तेमाल करने से बिजली बनाते हैं। तो देखिए, जापान का जो है, अभी मैंने आपको बताया, ये ज्यादातर इंपोर्ट किए हुए कोयला, तेल, गैस पे डिपेंड है। और 60 से 70% जो बिजली है ना, इसकी इन फॉसिल फ्यूल से ही आती है। तो जो फॉसिल फ्यूल से 60 से 70% बिजली आएगी तो जाहिर सी बात है पॉल्यूशन क्रिएट होगा और कार्बन एमिशन बहुत ज्यादा फैलेगा। अभी जापान ने सब कुछ देखते हुए टारगेट रखा है कि 2050 तक उसको कार्बन न्यूट्रलिटी लेकर के आना है। कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब क्या है कि जितना कार्बन वो प्रोडक्शन करता है उससे ज्यादा एनवायरमेंट से कार्बन को ऑब्जर्व कर ले। इसके लिए ज्यादा ज्यादा पेड़ लगाएगा, इसके लिए ज्यादा ज्यादा न्यूक्लियर पावर रिएक्टर से बिजली बनाने की कोशिश करेगा ताकि कम से कम कार्बन एमिशन हो और कम से कम पॉल्यूशन फैले। तो यहां पे जापान ने एक टारगेट अपना लिया हुआ है। उसके बाद जापान ने एक और टारगेट लिया हुआ है कि जापान ने बोला है कि 2040 तक मैं कम से कम 20% तो बिजली न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के हेल्प से बनाऊंगा ताकि कम से कम पॉल्यूशन क्रिएट हो हमारे देश में या पूरी दुनिया में। अब लोगों ने जब आंदोलन शुरू किया, प्रोटेस्ट शुरू किया, तो जापान को कुछ सेफ्टी मेजर्स लेने पड़े कि देखो सर, आप लोग गुस्सा मत हो, नाराज ना हो, हमें पर्यावरण के लिए ये पावर प्लांट को स्टार्ट करना जरूरी है। लेकिन हाँ, सेफ्टी मेजर हम लोग लेके चल रहे हैं। सेफ्टी मेजर्स में क्या देखोगे, 15 मीटर की एक ऊंची दीवार पूरे न्यूक्लियर पावर प्लांट के इर्द गिर्द लगाई गई है। 15 मीटर की एक ऊंची दीवार, जो सुनामी आ भी गया तो इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। ठीक है बच्चों, ये देखिए पूरा दिखाई दे रहा है, ये पूरी दीवार बनाई गई है, पूरी पूरी दीवार बनाई गई है ताकि सुनामी आ भी गया तो यहाँ पर बहुत ही स्पीड कम रहेगी और यहाँ पे कोई नुकसान नहीं होगा। उसके बाद जो पावर सिस्टम है, इमरजेंसी पावर सिस्टम है ना, इसको हाइट पे रखा गया, हाइट पे लगाया गया, हाइट पे, ताकि सुनामी का पानी वहां तक पहुंचे ही नहीं तो नुकसान होगा ही नहीं। इसके बाद जितने भी अथॉरिटीज हैं लगातार चेक करती रहेंगी हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को कि कहीं से कुछ खराबी तो नहीं है, कहीं से कोई पाइप तो लीक नहीं हो रहा है, ये सब कुछ होगा। लेकिन फिर भी पब्लिक का डर जो है बना हुआ है क्योंकि अर्थक्वेक बहुत ज्यादा आता है जापान में। जापान एक अर्थक्वेक प्रोन कंट्री है, बहुत जल्दी जल्दी जापान आता है। यही वजह है कि जापान में जो घर भी होते हैं ना, बहुत ही कच्चे कच्चे होते हैं ताकि ज्यादा ज्यादा नुकसान ना हो। भारत में तो पक्के पक्के घर है, गिरे तो सीधा इंसान की मृत्यु हो जाए, लेकिन वहां पे कई बार लकड़ियों के घर होते हैं। मैंने तो कई बार गत्तों के घर देखे, वहां पे गत्ते बहुत मजबूत होते हैं नो डाउट, लेकिन गिरेंगे तो किसी का नुकसान नहीं होगा। तो अर्थक्वेक बहुत ज्यादा वहां पे आते हैं, तो इस वजह से लोगों का डर जो है फिर भी बना हुआ है। लोगों का डर है कि अगर कोई ऐसा रेडिएशन निकल गया, रेडिएशन रिस्क हो गया तो भैया इवैक्यूएशन कैसे होगा, हम लोग अपना सेफ्टी कैसे मेंटेन करके रखेंगे। लोगों का डर भी अपनी जगह जायज है, लेकिन दुनिया में पॉल्यूशन को फैलने से रोकना भी, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, जापान की जो एनर्जी है और जो क्लाइमेट है वो क्या है, एनर्जी गोल और क्लाइमेट क्या है। जापान ने साफ बोल दिया कि भैया मैं कार्बन को कम करना चाहता हूं, क्योंकि टॉप 5 में जापान आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये थोड़ा पिछला वाला इसलिए आपको टॉप 6 में दिखाई देगा, लेकिन टॉप 5 में जापान इंक्लूडेड है कार्बन एमिशन के मामले में। और टारगेट क्या रखा गया, 30 से 40% कम कर देना, कम कर देना, 30 से 40% कम कर देना। क्या कम कर देना, वो बिजली जो कि फॉसिल फ्यूल से बनाई जा रही है, इसके बदले न्यूक्लियर पावर प्लांट से हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे और ये टारगेट 15 साल में हम लोग पूरा करेंगे। यानी कि अभी 60 से 70%
जैसा मैंने आपको बताया कि कोयले से, तेल से, पेट्रोलियम से, डीजल से, इस तरीके से बिजली बनाई जा रही है, उनको कट करके 30 से 40% बनाया जाएगा। अगले 15 साल में इतना कम कर दिया जाएगा और वो एनर्जी बनेगी किससे? न्यूक्लियर पावर प्लांट से बनेगी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, रिन्यूएबल यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा। ज्यादा ज्यादा रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, 2000 अब देखो 2040 तक 20% जो है एनर्जी सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर पावर प्लांट से आएगी। ये ऐसा टारगेट रखा है जो कि मैं आपको थोड़ी देर पहले भी बता चुका हूं। यानी कि जापान पूरी कोशिश कर रहा है कि एनवायरमेंट को ध्यान में रख के, क्लाइमेट एक्शन को ध्यान में रखकर अपनी एनर्जी को सिक्योर करे, यानी कि उसके यहाँ पे बिजली भी आती रहे और प्रदूषण भी ना फैले। ये एक अच्छा एक्शन लिया गया है जापान के द्वारा। अभी जो टॉप 10 लार्जेस्ट सबसे बड़े जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। काशीवाजाकी आपको जापान का टॉप में दिखेगा, जिसका 7965 मेगावाट की कैपेसिटी है। अब देखिए, आपको जरूरी नहीं है कि इसकी कैपेसिटी याद रखना है, जो सबसे बड़ा है उसका आप कैपेसिटी याद रख लो, उसके बाद रखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। आप लोगों को उसके बाद सीधा इंडिया वाले पे आ जाना है, क्योंकि ये सारे नाम जरूरी है नो डाउट, लेकिन इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो दूसरे रैंक पे आप देखोगे कोरी साउथ कोरिया, हानुल साउथ कोरिया, ब्रूस जनरेटिंग स्टेशन कनाडा एंड यांगजियांग चाइना, और उसके बाद हम्बिट साउथ कोरिया, उसके बाद उसके बाद जेपोरिजिया यूक्रेन, उसके बाद ग्रेविलाइंस फ्रांस, पेल्यूल फ्रांस, और उसके बाद होंगयान है चाइना। ये टॉप 10 ऐसी कंट्रीज हैं जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। अभी देख लेते हैं, थोड़ा इंडिया की बात कर लेते हैं, इंडिया के बारे में क्या क्या चीजें हैं। तो इंडिया में भी न्यूक्लियर एनर्जी बनाने की बहुत अच्छी शुरुआत हो चुकी है और बहुत अच्छा हम लोग सक्सेस रेट भी देख रहे हैं। यहाँ पे देखोगे 8.18 गीगावाट की जो बिजली है हम लोग बना रहे हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट से। 2025 तक का ये डेटा आपको दिखाई देगा, और 2047 तक जो हमारा जो 100 साल आजादी के पूरे हो जाएंगे तब तक का हमने टारगेट रखा हुआ है 100 गीगावाट बिजली बनाने का। क्योंकि इंडिया यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी को एक साफ सुथरा और एक भरोसेमंद एनर्जी के रूप में देख रहा है। भरोसेमंद है ही, ना ही पॉल्यूशन क्रिएट करता है और ना ही इससे बहुत ज्यादा खर्चा होने वाला है। तो आप देखोगे अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट से बिजली बनने लगी ना, तो 1.5 2 रुपए आम घरों में बिजली पहुंचाई जाने लग जाएगी, इतना सस्ता पड़ेगा। तो इसका जो एक्सपेंशन है, यानी ये जो प्लान है न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने का, ज्यादा से ज्यादा बिजली बनाने का, ज्यादा से ज्यादा उसका जो एक्सपेंशन है, और इस तरीके की पॉलिसी भारत अपना रहा है अपने हर एक बजट में, अपने हर एक स्कीम में। इस तरीके की पॉलिसी को काफी ज्यादा अपनाया जा रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे कुछ ऐसी एजेंसीज जो कि भारत में रेगुलेट करती हैं एटॉमिक सेक्टर को। सबसे पहले आप देखेंगे भारत में सबसे पहला, भारत क्या एशिया में सबसे पहला आप देखोगे कि ये अप्सरा नाम का न्यूक्लियर पावर रिएक्टर लगा था। अप्सरा नाम का न्यूक्लियर पावर रिएक्टर लगा था मुंबई में, एशिया का पहला। और भारत में जितने भी कॉमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है ना, उनको कौन डील करता है? एनपीसीआईएल डील करती है। ठीक है बच्चों, एनपीसीआईएल उसको डील करती है। इसके बाद और भी बॉडीज हैं और भी एजेंसीज है जो कि न्यूक्लियर पावर्स को डील करती है, न्यूक्लियर सेक्टर को लीड करती है हमारे भारत में। जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी डीएई, एटॉमिक एनर्जी कमीशन एईसी, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बॉडी एईआरबी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बीएआरसी। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूज है जो करंट में चल रहा है, शांति बिल 2025। देखिए शांति बिल नहीं, शांति एक्ट, क्योंकि ये पास हो चुका है और एक्ट यानी कि अधिनियम बन चुका है। सरकार ने पहले एक नियम रखा था कि जितना भी न्यूक्लियर सेक्टर होगा वो किसके अंडर में रहेगा? सरकार के अंडर में रहेगा। और उसको लीड कौन करेगा? एनपीसीआईएल उसको लीड करेगा। एनपीसीआईएल उसको क्या करेगा भाई साहब? लीड करेगा। क्लियर है पॉइंट बच्चों? याद रखिएगा। तो ये आप देखोगे एनपीसीआईएल के अंदर ही सारे के सारे डिसीजन लिए जाते थे। लेकिन जो शांति एक्ट आया है, जो आपका शांति एक्ट आया है, इसमें ये कहा गया है कि नहीं, प्राइवेट सेक्टर भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जो हमारा टारगेट है 2070 तक जाते आते जीरो कार्बन एमिशन का हमारा जो टारगेट लेकर रखा हुआ है, ये तभी पूरा होगा जब प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व हो सकेगा। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है और हमारे पास रिसोर्सेज हैं। तो सरकार के रिसोर्सेज और प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट दोनों मिला करके इस टारगेट को बहुत इजीली अचीव किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आम जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो जो भी साथी, दोस्त, सखा, प्यारे मित्र, एस्पिरेंट इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके के बेहतरीन लेक्चर्स में आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा दोस्तों। जय हिंद।